25 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, इस एडिटोरियल डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल। एम गोविंद राव जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। सबसे पहले देखिए एम गोविंद राव जी है क्यों। तो ये 14th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की। क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फिस्कल काउंसिल की। फिस्कल काउंसिल ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो इशू है, ये बहुत बार न्यूज में रहा है और पिछले कई सालों में ये न्यूज में रहा है। यहाँ पे एक ऐसी बॉडी को बनाने की बातचीत करी जा रही है जो बॉडी सरकार के खर्चे के ऊपर एक कंट्रोल करने की कोशिश करे। इस समय पे सरकारें जो भी खर्चा करती हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा मार्केट से पैसा उठा के, बहुत ज्यादा डेप्ट लेके, उधार लेके पैसा खत्म करती है। तो उसकी वजह से जो इंडिया की फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ती है। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल डेफिसिट क्या है, इसका एक हल्का फुल्का बेसिक आइडिया भी मैं आज आपको अपनी वीडियो में दूंगा। तो इस वाली वीडियो को देखेंगे और इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी सरकार, इनफैक्ट अभी चाहे पहले की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अभी बीजेपी की सरकार हो, फिस्कल काउंसिल को लेके आने वाले हैं नहीं। उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे रिवर्सिंग हेल्थ केयर सेक्टर निग्लेक्ट विद अ रिफॉर्म एजेंडा। अब ये हेल्थ सेक्टर निग्लेक्ट, यहां पे बात किस चीज की जा रही है। दो कंट्रीज को यहां पे बेस लिया गया है। एक तो यूएसए को लिया गया, वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ में, और एक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ में। कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बताई गई है यूएसए के सेक्टर में, यूएसए के हेल्थ सेक्टर में और इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। और कुछ हद तक वो जो प्रॉब्लम्स है ना यूएस के हेल्थ सेक्टर में और इंडिया के हेल्थ सेक्टर में, वो कॉमन है। और उन प्रॉब्लम्स के चलते हम लोग ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, इससे भी नहीं लड़ पा रहे। इनफैक्ट इसके अलावा जो और हेल्थ इश्यूज, जो चैलेंजेस है हमारे सामने हेल्थ के फील्ड में, उनके साथ भी हम डील नहीं कर पा रहे। यहाँ पे दो एक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। एक यूएस का अफोर्डेबल केयर एक्ट है, और अगर इंडिया की बात कर लीजिए तो आपने सुना ही होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके बारे में पहले बहुत न्यूज में आया है, आपने पढ़ा भी होगा जो लोग सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज छोड़ो यार, जो लोग नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके सामने भी ये स्कीम आई होगी। कैसे हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर की डीलिंग है वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हैं, और उन गलतियों को मैच किया गया है यूएस की गलतियों से। ओके, तो ये दो आर्टिकल, जो पहले आर्टिकल एक फिस्कल काउंसिल पर और एक हेल्थ सेक्टर निगलेक्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलेंगे। यहां पे बात हो रही है पाकिस्तान की। अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है, और उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे दो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स पास किए थे। हालांकि वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इज वेरी मच बायस्ड इन फेवर्स ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट। इसके बारे में कुछ एक या दो पॉइंट्स है, वैसे तो मैंने पहले बात की, जो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लूंगा। आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम्स आपको पता ही है। आर्टिकल 370 इनएक्टिव हो चुका है। आर्टिकल 35A को हटाया जा चुका है। यहाँ पे पहले एक गुपकर डिक्लेरेशन हुआ था। गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। गुपकर डिक्लेरेशन के बाद जितने भी लीडर्स हैं वो भी रिसेंटली सैटरडे को मिले, अभी बीते सैटरडे को, और उस सैटरडे पे उन्होंने बैठ के बातचीत की कि भैया जो कश्मीर का स्टेटहुड है इसको हम रिवोक कराने की कोशिश करेंगे। मतलब हम फिर से कोशिश करेंगे कि कश्मीर का स्टेटहुड वापस आ जाए। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कहे गए। हालांकि जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि सेंटर जो कुछ भी कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, वो यूनिटरी नेशनलिज्म लेके आ रहे हैं, वो रीजनल एस्पिरेशंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इन पे एक नजर मारेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द चैलेंज ऑफ कैचिंग एल्यूसिव टैक्स पेयर्स। ये आर्टिकल लिखा है भाई आपका अरुण कुमार जी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में है ये। देखिए अरुण कुमार जी का यहाँ पे क्या कहना है। पैंडेमिक आ गया है, पैंडेमिक की वजह से जो फाइनेंशियल फील्ड है, हमारे पास पैसों की कमी पड़ रही है। इस समय खर्चा हो रहा है और खर्चा करने के लिए पैसा है नहीं। यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा घूम रहा है बट उसके प्रोपोर्शन में जो टैक्स कलेक्शन है, खासकर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो केवल 5.5% है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई, इसको सुधारने की बातचीत करी गई है। क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या एक्शंस लिए हैं सरकार ने, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन की बात की है और एक दो एक्ट्स पास किए,
उनका कितना फायदा हुआ, इन सब चीजों पे एक डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, इसको देखेंगे। फिर ये एक आर्टिकल है पैलेस्टाइन नाउ फुटनोट। देखिए अच्छा आर्टिकल है, पर इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो अरब इजराइल वाला इशू है उसके साथ इस आर्टिकल को जोड़ के मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल ईस्ट और गल्फ का इलाका है, यहाँ पे जहां पे इजराइल और इजराइल के चारों तरफ जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, इजिप्ट, जॉर्डन, ऊपर की तरफ लेबनान, तो इस पूरे इलाके की हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में आप ये चीज अवेलेबल कराऊंगा, और वहीं पे मैं पैलेस्टीन नाउ फुट नोट के भी जो व्यू पॉइंट्स है वो ऐड कर दूंगा। कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, काफी अच्छी वीडियो है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे, इसलिए इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फाइनली इस आर्टिकल पे आते हैं। इस आर्टिकल को ना डिस्कस करने की वजह ये है, देखिए रियलिटी ऑन द बिग स्क्रीन, इसको लिखा किसने, कुणाल रे जी ने लिखा है। कुणाल रे लिटरेरी और कल्चरल स्टडीज पढ़ाते हैं फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में। तो केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, कैसे केरला की फिल्म इंडस्ट्री में अभी के पैंडेमिक से रिलेटेड जो डीलिंग्स है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। निपाह वायरस की डीलिंग केरला की गवर्नमेंट ने कितने अच्छी तरीके से हैंडल की, उसके बारे में इस मूवीज में दिखाया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली जो कोझिकोड का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो दौड़ के मदद करने के लिए आए, उसके भी मूवी में डिपेक्ट किया जाएगा। तो मूवी से रिलेटेड बातें यहाँ पे देखिए बता रखी हैं, तो इसलिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूं, कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मुझे मिला नहीं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उनमें ठीक ठाक टाइम लगने वाला है, तो उसको शुरू करते हैं। क्या बात की जा रही है, इंडिया को एक फिस्कल काउंसिल की जरूरत है। फिस्कल काउंसिल एक सिल्वर बुलेट नहीं है। सिल्वर बुलेट मतलब कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं जो सब कुछ सॉल्व कर देगा, बट ये एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो रूल बेस्ड फिस्कल पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। शुरुआत कैसे करी जा रही इस आर्टिकल की, कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान हमारे देश की जो फिस्कल सिचुएशन है वो गई है गड़बड़ा। जबरदस्त स्ट्रेस है हमारी इकोनॉमी में। नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसने उसको और बेकार कर दिया है। इनफैक्ट कोविड-19 से पहले ही तगड़ा सीवियर स्ट्रेस था, और कोविड के बाद ये सीवियर स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2019-20 में जो सेंटर की फिजिकल डेफिसिट बताई जा रही है, दिस इज एस्टिमेटेड टू बी समवेयर अराउंड 4.6%। अभी फिजिकल डेफिसिट क्या होती है इस पे भी मैं आता हूं, ठीक है। दिस इज 0.8 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। देखिए बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, प्रोजेक्टेड एस्टिमेट, जब एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उस समय पे एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट दिया जाता है कि इस ईयर के एंड पे क्या फिजिकल डेफिसिट होगी। फिर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो भाई उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स पे। फाइनली सारे फैक्टर्स को ठीक तरीके से काउंट करके एंड में एक एस्टिमेट निकाला जाता है। तो बहुत सारे एस्टिमेट समय समय पे आते हैं, तो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, इस तरीके की बहुत से वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। फाइनली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो डाटा दिया उसने बोला जो रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट निकल के आ रही है वो 4.6% है, जो कि इससे पहले रिवाइज्ड एस्टिमेट का डाटा आया था उससे 0.8% ज्यादा है। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट का डाटा था दैट वाज समवेयर अराउंड 3.8%। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इस साल for the current year even without any additional fiscal stimulus deficit is estimated to be 7% of GDP। मतलब 2019-20 के लिए 4.6% है, 2020-21 के लिए ये 7% ऑफ जीडीपी आने वाली है। बजट में इसको कितना एस्टिमेट किया गया था, 3.5%। अब बजट में कोरोना तो था नहीं, अब कोरोना के भी चैलेंजेस आ गए, ठीक है। 7% ऑफ द जीडीपी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनियन और स्टेट दोनों बोरोइंग करते हैं, दोनों मार्केट से पैसा उठाते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर यूनियन और स्टेट दोनों के खर्चे को आप मिला दोगे तो ये कहा जा रहा है कि 12% ऑफ द जीडीपी हो जाएगी हमारे फिजिकल डेफिसिट, और ओवरऑल जो डेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 85% ऑफ द जीडीपी। और इसमें अगर आप ऑफ बजट लायबिलिटीज मिला देते हो तो चीजें और गड़बड़ है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता होगा, ये इकोनॉमिक टर्म्स है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया फिजिकल डेफिसिट क्या होती है। इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखिए यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट भी दे रखी है। फिजिकल डेफिसिट की अगर आप बात करो दोस्तों तो दो हेड्स में होती है फिजिकल डेफिसिट, एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होती है कैपिटल डेफिसिट। अगर ये मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, वैसे तो बहुत स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। टोटल फिजिकल डेफिसिट को आप दो भागों में बांट सकते हो, एक रेवेन्यू डेफिसिट में भाग सकते हो, कैपिटल डेफिसिट में बांट सकते हो।
रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, देखिए बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का। सरकार जिन बिल्डिंगों को किराए पे लेके अपना काम चला रही है, उन बिल्डिंगों का रेंट दे रही है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सरकार ने हायर कर रखा है, उनको सैलरी दे रही है। प्रेसिडेंट की सैलरी जा रही है, कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स को सैलरी जा रही है, पार्लियामेंट के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के रनिंग एक्सपेंसेस हैं। ये सब तो भैया रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ये होने ही है। ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। वहीं पे कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या आती हैं, जो पैसे आते हैं सरकार के पास। ओके, अब यहां देखिए दोस्तों, उसी तरीके से कैपिटल फील्ड में भी सरकार का खर्चा होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं सरकार के पास। दो तरीके के यहां पे एक्सपेंडिचर हो गए, एक तो हो गया रनिंग एक्सपेंडिचर, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो गया रनिंग इनकम, एक हो गया कैपिटल इनकम। ओके, इन दोनों हेड्स को अगर आप मिला देते हो तो आप ओवरऑल रेवेन्यू रिसीव्ड और ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेड पे पहुंच जाते हो। अभी रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको डिकोड करना अपने आप में एक खेल है, वो यहां नहीं करना है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया सरकार की पूरी कमाई और सरकार का पूरा एक्सपेंडिचर, इसमें जो कमी पड़ेगी वो होगा फिस्कल डेफिसिट। तो यानी अगर सरकार की पूरी कमाई है 100 रुपए और सरकार का पूरा खर्चा है 120 रुपए, तो ये एक्स्ट्रा 20 रुपए सरकार को उठाने पड़ेंगे मार्केट से। ये होगी आपकी बोरोइंग। ओके, तो कितनी बोरोइंग सरकार को मार्केट से करनी पड़ेगी, ये डिनोट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट से। यानी जितना रेवेन्यू आने से एक्स्ट्रा खर्चा सरकार कर रही है, जितना टोटल पैसा आ रहा है सरकार के पास, उससे जितना वो एक्स्ट्रा खत्म कर रही है, उसको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा और वो बन जाएगा आपकी फिस्कल डेफिसिट। तो कुल मिला के सिंपल कैलकुलेशन यहां पे क्या हुआ कि 100 रुपए खर्चा, मतलब पैसा आया और 20 रुपए उसका एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि खर्चा हुआ। ओके, अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ती है, ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है, बहुत से कारणों से बढ़ती है। सरकार के पास बहुत तरीके खर्चे हैं। अभी डसाल्ट के रफाल खरीद रहे हो आप, ये डसाल्ट के रफाल का पैसा चाहिए सरकार को। आप S-400 खरीद रहे हो रशिया से, इसका पैसा चाहिए सरकार को। आप कोरोना की पैंडेमिक से लड़ने के लिए आपने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन उधार उठाया। ओके, ये सब चीजें डेफिसिट में तो आ रही हैं और कहां जा रही है, ये सब पैसा सरकार बाहर से उठा रही है, यही तो डेफिसिट है। और क्या है डेफिसिट। अच्छा, ये डेफिसिट ज्यादा खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि ये होता है उधार, और उधार पे आपको ब्याज चुकाना होता है। तो जब आपके पास से ब्याज जा रहा होता है तो वो चीज थोड़ी खतरनाक हो जाती है। चलिए, फिस्कल डेफिसिट तो मैंने जितना हो सका आपको समझा दिया। ओके, अब ऐसा कुछ उधार सेंट्रल गवर्नमेंट भी उठा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उठा सकती है। तो यूनियन और स्टेट्स मिलकर जो उधार उठाएंगी वो निकल के आ रहा है 12% ऑफ जीडीपी। थोड़ा डेंजरस है। ओवरऑल डेप्ट कैन बी 85%। अब ये ओवरऑल डेप्ट क्या है, इस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो पैसा उधार पे आप उठा रहे हो, ये डेप्ट है। ये डेप्ट डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन लिया तो वो हो गया इंटरनेशनल डेप्ट। अगर आपने हमारे देश के अंदर से लोन उठाया तो वो हो गया आपका डोमेस्टिक डेप्ट। ओके, अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर डोमेस्टिक डेप्ट कैसे उठाएगी सरकार। तो सुना है ना ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। ये ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स सरकार जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी, इन ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई खरीदेगा, जितनी भी हमारी बैंक है वो खरीदेंगी, और उसके ऊपर सरकार आपको इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट कम होता है, बट डोमेस्टिक डेप्ट कैसे पैसा उठाती है सरकार, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा उठाती है। तो इस तरीके की बहुत सारा पैसा सरकार मार्केट से उठा सकती है। अब ये जब डेप्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा हो जाता है अनसस्टेनेबल। क्यों हो जाएगा अनसस्टेनेबल? बिल्कुल हो जाएगा भाई। एक तो आपने उधार ले रखा है, उस उधार के ऊपर आप ब्याज चुका रहे हो। वो ब्याज आप कहां से चुका रहे हो? वो लोग जो आपको टैक्स दे रहे हैं वहां से चुका रहे हो। चलिए, इसमें ज्यादा नहीं घुसते हैं आगे। व्हाट इज ऑफ बजट फाइनेंसिंग? यहां पे ऑफ बजट फाइनेंसिंग की भी बात की गई, एक शब्द है, तो इसको शब्द को भी समझाना आपके लिए जरूरी है। देखिए भाई, वो खर्चा जो बजट से पूरा ना किया जाए, जैसे कि सरकार जब बजट लेके आती है साल की शुरुआत में, उस समय पे बताती है कि इस हेड में हम ये खर्चा करेंगे, इस हेड में हम ये खर्चा करेंगे, इस हेड में हम ये खर्चा करेंगे। लेकिन सरकार ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है जहां का खर्चा सरकार बजट में नहीं दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रिज बनाना है किसी सरकार को, उस ब्रिज के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, उसके लिए पैसा बोरो किया गया। अब वो पैसा, जो बोरोड पैसा है, उसको बजट में नहीं दिखाया सरकार ने, लेकिन फिर भी बोरो हुआ वो एक गवर्नमेंट गारंटी पे। तो ये ऑफ बजट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व कौन हुआ? गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ। ओके,
अब ये सारी बातें हैं, अब इन सब बातों के बीच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, ये जो बड़े बड़े डेफिसिट्स हैं, ये बड़े बड़े जो डेप्ट होते हैं जो सरकार उठा लेती है, ये अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठाते हैं। आप पब्लिक के पैसे पे, टैक्स के पैसे पे बेधड़ल्ले से उधार उठाए चले जा रहे हो, समय पे आप उस उधार को वापस नहीं कर रहे हो, नए उधार उठा ले रहे हो, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को आप लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो आप अपनी फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को हटा रहे हो। ओके, एक रिपोर्ट आई थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2018 ऑन द कॉम्प्लियंस ऑफ फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट फॉर 2016-17 हाइलाइट्स वेरियस ऑब्फिस्केशन डन टू कीप द लायबिलिटीज हिडन। यानी कि ये जो रिपोर्ट है कैग की, ये बताती है कि क्या क्या तरीके के ऑब्फिस्केशंस किए जाते हैं, धोखाधड़ी या फिर छुपाना किया जाता है अपनी लायबिलिटीज को छुपाने के लिए, अपने उधारों को छुपाने के लिए। सरकार जो दम से पैसा उठा रही है ना, देखिए पैसा आप एक लिमिट में उठा सकते हो, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उधार उठाओगे तो आप बैंकक्रप्ट हो जाओगे। तो सरकार क्या क्या करती है? स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट्स फॉर कवरिंग एरियर्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, इशूइंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, borrowings to National Small Savings Funds for the Food Corporation of India towards meeting food subsidy in arrears, financing irrigation projects from LTIF created by NABARD, the financing of railway projects through borrowings from Indian Railway Finance Corporation are just example। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर सब्सिडी में किसानों को पैसा देना है, तो इस फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा देने के लिए आपने बैंक से लोन उठा लिया, बैंक से कम ब्याज पे पैसा उठा लिया। क्या ये सस्टेनेबल ऑप्शन है? अरे भैया, आप सब्सिडी दे रहे हो, ये सब्सिडी आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए दे रहे हो, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हो, तो सब्सिडी एक सस्टेनेबल तरीके से दो, जो टैक्स इनकम आई उसके हिसाब से दो। आप बैंक से पैसा उठा के सब्सिडी दोगे तो आप अनसस्टेनेबल हो जाओगे, क्योंकि बैंक भी ब्याज मांगेगा ना, वो ब्याज कहां से दोगे, वो पैसा कहां से लौटाओगे? लोगों के टैक्स से। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करती है सरकार, ये बॉन्ड्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं, पब्लिक, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक जैसी बॉडीज इन बॉन्ड्स को खरीदती हैं, उसके ऊपर सरकार इनको ब्याज देती है। अच्छा, ब्याज देना सरकार के लिए आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि ब्याज तो रेगुलरली सरकार इसलिए दे देती है, लोगों का टैक्स आ रहा है। फिर ऐसे बहुत से अनसिक्योर्ड लोन्स है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पैसा उठाती है ताकि फूड सब्सिडी से रिलेटेड पेमेंट कर पाए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो कि आपका नाबार्ड बनाया है, वहां से पैसा उठाया जाता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से पैसा उठाया जाता है। बात यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं स्पेंड करने के लिए, तो गवर्नमेंट मार्केट में जो अलग अलग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उनसे पैसा उठा रही है। लेकिन क्या ये चीज सस्टेनेबल है? ऑब्वियसली बात है, ये चीज सस्टेनेबल दोस्तों नहीं है। फिर अक्सर का आपने सुना होगा इस तरीके के डिसीजंस आपको नजर आते रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाइंग आउट आईडीबीआई एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जब भी किसी बड़े पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो कोई एक ऐसा पीएसयू जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उससे बोला जाता है कि आप इसको खरीद लो। तो भाई आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पीएफसी में से कुछ शेयर्स को बेचा गया, तो किससे एक्सपेक्ट किया जाए वो खरीदे? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाए वो खरीदे। एलआईसी भी गवर्नमेंट ओनरशिप में, आईडीबीआई भी गवर्नमेंट ओनरशिप में। बस आप पैसा निकालने के लिए इनोवेटिव ये इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आ रहे हो, ठीक है। सॉरी, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो एलआईसी है इसने आईडीबीआई को खरीदा था और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को खरीदा था। ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था दो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट इतना सही तरीके से सरकार ने कराया कि एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीदा और दूसरी सरकारी कंपनी ने अपने प्रॉफिट से खरीदा, और वो पैसा कहां पे आ गया? सरकार के पास आ गया। ये देखिए, ये तो तरीके, मतलब दो कंपनीज जो आप ही की ओनरशिप में है, एक जो आपकी ओनरशिप में है उससे आप बोल रहे हो कि दूसरी के तुम शेयर खरीद लो और उसका पैसा तुम हमको दे दो। अरे ये कौन सा सस्टेनेबल तरीका हुआ भाई? ये तो सस्टेनेबल तरीका है ही नहीं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 13th और 14th फाइनेंस कमीशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है। बजट्स को कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए 13th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला कि भाई एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो अल्टीमेटली कुछ समय बाद अपने आप को फिस्कल काउंसिल में बदल लेगी। वो करेगी क्या? कंडक्ट एन एनुअल इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू ऑफ एफआरबीएम कॉम्प्लायंस इंक्लूडिंग अ रिव्यू ऑफ द फिजिकल इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस ऑन द एफआरबीएम रोड मैप। ठीक है ना।
ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसकी कॉम्प्लियंस का वो एक इंडिपेंडेंट एनुअल पब्लिक रिव्यू करेगी और एफआरबीएम के अंदर जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं उसके फिजिकल इंपैक्ट को सरकार के सामने लेके आएगी। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि 13th फाइनेंस कमीशन ने जिस कमेटी को बनाने की बात की थी, इस कमेटी को अपॉइंट कौन कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, एफआरबीएम की जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसने भी एक ऐसी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इस रिकमेंडेशन में एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही सारा खर्चा करती है, किस हेड में कितना पैसा जाना है, वो एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही कह रहे हो कि एक ऐसी कमेटी बताओ जो आपके द्वारा किए गए खर्चे पे अपनी राय देगी, तो क्या लगता है कि कभी भी वो कमेटी अपनी फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंट होगी? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ी कंपनी ओन करते हो 100 करोड़ रुपए की, उस 100 करोड़ रुपए में से आपने 20 करोड़ खर्च कर दिए। अब आपसे आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पूछ रहे हैं भाई 20 करोड़ कहां खत्म किए, तो आपने अपने अंदर ही जो काम करने वाले 3-4 एम्प्लॉयज हैं उनकी कमेटी बना दी और उस कमेटी से बोला रिपोर्ट दो। तो जो एम्प्लॉयज आपके नीचे काम कर रहे हैं वो अगर रिपोर्ट देंगे तो क्या वो रिपोर्ट आपके अगेंस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आप ही को रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो 13th फाइनेंस कमीशन के फ्लॉ को देखते हुए 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला? 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भैया ये जो फिस्कल काउंसिल बनाई जाएगी ना, ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, मतलब कि आप एक ऐसी फिस्कल काउंसिल बनाइए जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट ना करके पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे, और फिर पार्लियामेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। अब अच्छी अच्छी चीजें क्या होंगी भाई, ये भी हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, क्या आपको लगता है कि सरकार कोई ऐसी कमेटी बनने देगी जो सरकार की ताकत को कम करे? और सरकार की ताकत को कम करे फाइनेंशियल फील्ड में। पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। सरकार से आपने ये पूछ दिया कि पीएम केयर्स फंड के अंदर का पैसा कहां गया, सरकार वो ही नहीं बता रही है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी, सरकार को रिपोर्ट नहीं करेगी, और उसके बेसिस पे पार्लियामेंट सवाल पूछ सकता है सरकार से। हालांकि इस कमेटी के बनने के फायदे बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा फिस्कल काउंसिल बनता है तो एक अनबाइस्ड रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट फिर सवाल पूछेगा सबसे, उसके चलते ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। फिर जो कॉस्टिंग है दूसरी पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। पॉलिटिकल साइकिल में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपके पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए तो नहीं है, ये कमेटी बता सकती है। ये कमेटी ये बताएगी कि कैसे खर्चा आप इस तरीके से करें कि एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी बने, जिससे अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छी अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये सब चीजें, ये जो मेजर्स है ना, ये सरकार को आंसरेबल कर रहे हैं। तीसरा, साइंटिफिक एस्टिमेट्स लगाए जा सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट ऑफ फोरकास्ट के, जिससे पब्लिक अवेयरनेस रहे उस पैसे के बारे में जो पैसा सरकार खत्म कर रही है। चौथा, काउंसिल एक कॉन्शियस कीपर की तरह काम करेगी। जो भी रूल बेस्ड पॉलिसीज हैं, सरकार जो कुछ भी कर रही है उसके ऊपर एक चेक की तरह काम करेगी, सीधे पार्लियामेंट को रिपोर्ट करके। कुल मिला के सरकार अपनी ताकत को फाइनेंशियल फील्ड में कम करेगी अगर इस तरीके की कोई काउंसिल बन जाती है। आपको लगता है कि सरकार कभी भी ऐसी कोई काउंसिल बनने देगी? भाई मुझे नहीं लगता, कभी नहीं बनने देगी। अगर आप दुनिया भर की बात करो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा के हिसाब से 2014 में ऐसी फिस्कल काउंसिल्स 36 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। हालांकि उनका जो ऑपरेट करने का डोमेन है, कुछ जगह पे उनको ताकतवर बनाया गया, कुछ जगह पे उनको कम ताकतवर बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने 2013 में ही कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जिनमें यह कहा गया था कि अगर आप अच्छी फिस्कल काउंसिल्स बनाते हो और उसमें इंडिपेंडेंस देते हो उसके मेंबर्स को, उसको रिसोर्सेज देते हो, लेजिस्लेचर के साथ जो उसके रिश्ते अच्छे करते हो, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ऑडिट जैसी चीजों को अगर आप प्रमोट करते हो, तो आप ग्रेटर फिजिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाओगे, जिससे ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। अब ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे कही गई हैं, बट मुझे लगता नहीं कि सरकार ऐसी कोई भी फिस्कल काउंसिल बनाएगी। क्यों नहीं लगता ऐसा, ये आपको अब तक पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल थोड़ा लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करेंगे रिवर्सिंग हेल्थ सेक्टर निग्लेक्ट विद अ रिफॉर्म एजेंडा। अब इस आर्टिकल की शुरुआत कैसी की गई, यहां पे देखिए सब हेडिंग क्या लिखी, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लासेंट इन थिंकिंग दैट द पैंडेमिक अलोन विल चेंज द हेल्थ केयर लैंडस्केप्स। दुनिया भर के दो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस और इंडिया
तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस। ब्राजील को तो इस स्पीड से इंडिया बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। पोस्ट कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर रिफॉर्म की अगर बात की जाए, मतलब हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म करने की अगर बात की जाए, तो यूएसए और इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लैक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लैक होने की वजह से एक्सेस नहीं है, सब लोगों के पास इक्विटी नहीं है, हेल्थ केयर में क्वालिटी नहीं है। अब बात यह है कि दोनों कंट्रीज में कुछ हद तक जो वजहें हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर इफेक्टिव ना होने की, वो वजहें क्या है। पहली बात तो हमारे इन दोनों कंट्रीज में, मतलब कि जो यूएसए है और जो इंडिया है, यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना दोस्तों, उसका जो बेसिक ढांचा है, वो बेसिक ढांचा ऐसा है जो फर्दर रिफॉर्म को होने ही नहीं दे रहा है। अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म करना है तो कभी कभी आपको बेसिक ढांचा तोड़ना पड़ता है, लेकिन यूएस का जो बेसिक ढांचा है और इंडिया का जो बेसिक ढांचा है हेल्थ केयर सेक्टर का, वो टूट ही नहीं सकता कि कोई फर्दर रिफॉर्म उसमें आ पाए। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक ढांचा है, दिस इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर प्लेयर्स। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर प्लेयर्स हैं, वो यूएस के भी हेल्थ केयर सेक्टर के बेस को और इंडिया के भी हेल्थ केयर सेक्टर के बेस को डोमिनेट करते हैं, जिसके चलते इनमें रिफॉर्म हो ही नहीं पा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, यूएसए में एक एक्ट है, यूएस अफोर्डेबल केयर एक्ट। ओके, इसके एग्जाम्पल को यहां समझाया गया। इस एक्ट ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, जैसे कि इसने हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाने की कोशिश की, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पहुंच सके, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच सके, आपको इन सब चीजों का एक्सेस मिल सके, इसकी कोशिश की। मेडिक एड एक्सपेंशन की बात की गई, एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए आपको, इसकी बात की गई। एंड डिस्करेजिंग रिस्क सिलेक्शन इन इंश्योरेंस, या भी जब भी आप भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के दौरान आप रिस्क सिलेक्शन मत करो। यानी जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको क्या बोला जाता है, मतलब अभी इंडिया में तो ऐसा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कि भाई हाँ, हार्ट की डिजीज हो गई तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, ये वाला अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। एक एड आता था इंडिया में दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त एड लगा। वो आदमी को कुछ बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का इंश्योरेंस लेने के लिए वो जाता है एक प्राइवेट इंश्योरेंस के पास, ठीक है, जिससे उसने इंश्योरेंस लिया हुआ होता है। हाँ नहीं, वो डॉक्टर के सामने होता है, इनफैक्ट डॉक्टर उसको बता रहा होता है कि भाई डॉक्टर, आप पेशेंट को बता रहा होता है कि आपको ये बीमारी हो गई है। पेशेंट बोल रहा है सर ये बीमारी नहीं, ये बीमारी हुई होती, तो डॉक्टर हंस के बोलने लगता है अरे तुमको मैं कम वाली बीमारी बता रहा हूं, तुम ज्यादा वाली क्यों बोल रहे हो। तो पेशेंट बोलता है मेरे पास ज्यादा वाली बीमारी का इंश्योरेंस है, कम वाली बीमारी का इंश्योरेंस नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि डिस्करेजिंग रिस्क सिलेक्शन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेते वक्त आपको अपनी बीमारी को पहले स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप भी, पहली बात तो आप चाहते नहीं हो कि आपकी कोई बीमारी हो, दूसरी बात इन केस अगर हो भी जाए तो आपको पता तो ही ना यार कि आपको कौन सी बीमारी होगी। तो जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप रिस्क सिलेक्शन इन इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो। इस तरीके की चीजें यूएस में बहुत होती हैं। तो जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है यूएस हेल्थ केयर का, वहां पे फ्रैगमेंटेड प्राइवेट इंश्योरेंस लैंडस्केप है जो कि बहुत अलग तरीके से काम करता है। प्लस वहां पे जो अमीर लोग हैं उनके अंदर एक प्यार है एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर के लिए। अब इस एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर के प्यार की वजह से और फ्रैगमेंटेड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप की वजह से, और ये दोनों चीजें यूएस के हेल्थ केयर में इंट्रेंच हो चुका है, तो ये यूएस का अफोर्डेबल केयर एक्ट इन दोनों चीजों को बदल ही नहीं पा रहा है। ये यूएस की प्रॉब्लम है और ये यूएस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते जो एसीए रिफॉर्म्स लेके आया था उनको इन नॉन निगोशिएबल एलिमेंट्स पे सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई, वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाए। ये रिफॉर्म्स बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को बदल नहीं पाए, इसलिए एसीएस बहुत हद तक अनसक्सेसफुल रहा है। क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एसीए के मतलब जो बेसिक क्रेडेंशियल्स थे उसके हिसाब से उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। अब आप यूएसए में जाके देखोगे कि भले ही आपके पास इंश्योरेंस हो, उसके बाद भी आपको बहुत अलग खर्चे करने पड़ते हैं। दवाइयां, कुछ दवाइयां आपके इंश्योरेंस में होंगी, कुछ दवाइयां आपके इंश्योरेंस में नहीं होंगी, कुछ मेडिकल टेस्ट आपके इंश्योरेंस में होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं आपके इंश्योरेंस के। अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्रीमियम दे रहे हैं। तो अभी बात यह है कि ऐसे इंश्योरेंस का मतलब ही क्या, जिसमें आधी चीजें आपको मिल रही हैं, आधी मिल ही नहीं रही है। तो जो इंश्योरेंस देने वाला है वो एक ड्राइविंग सीट में आ जाएगा, वो बोलेगा ये तो आपके इंश्योरेंस में है ही नहीं,
आपको पता ही है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कितने सारे फ्लॉज निकाले जा सकते हैं। जो भी आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होंगे वो प्राइवेट इंश्योरेंस फ्लॉज निकाल देगा कि भैया ये बीमारी तो कवरेज ही नहीं है, आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रेंच्ड और नॉन निगोशिएबल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में, और ऐसी ही प्रॉब्लम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में भी मिलती है। अब जब बात है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम यूएसए से बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए चीज शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस है, और इस हेल्थ इंश्योरेंस को बोला गया कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ केयर इससे हम लोग ले सकते हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद इस योजना को और स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। अभी के लिए ये जो आयुष्मान भारत पीएमजीएवाई है, ये जो नीचे के 40% आबादी जो लोग हैं ना, जो नीचे के 40% गरीब लोग हैं ना, इनको कवर करता है। और ये कोशिश करेगी अब सरकार कि कवरेज बढ़ाया जाए। जो इस नीचे के 40%, बॉटम 40% कहने का मतलब है जो बॉटम 40% कमाई में है। अगर ये 100% है तो जो बॉटम 40% के लोग हैं जो कम कमाते हैं, उनके पास अभी के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अवेलेबल कराने की बात कही गई। आगे आने वाले समय में बोला जा रहा है कि ऊपर के लेवल पे लोग हैं जो इकोनॉमिकली थोड़े से अच्छे हैं, उनके पास ये सेवा अवेलेबल कराई जाएगी। अभी आप एक चीज देखो, यहां पे सरकार करने की क्या कोशिश कर रही है। इस हेल्थ इंश्योरेंस रूट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके सबको, इसके लिए सरकार ने बोला है हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंगेज करेंगे। अब यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो स्कीम है ना सरकार की, ये फेल होगी, क्योंकि आपको यहां पे पब्लिक प्रोविजनिंग करना है हेल्थ केयर की, आपको पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना है। आप प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर कॉमर्शियल बेसिस पे काम करता है और कुछ जगहों पे निगोशिएट करता ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पैसे देखता है, वो कॉमर्शियल और प्रॉफिट बेसिस पे काम करता है। इसीलिए जो ओवरऑल यूनिवर्सल इंश्योरेंस की आप बात करते हैं, वो पूरी तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर से पूरा कर ही नहीं सकते। इसके बहुत से साक्ष्य हैं। सरकार ने इससे पहले बहुत कोशिश की कि प्राइवेट सेक्टर जो ये हॉस्पिटल्स हैं, इनको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाए ताकि वो रूरल इलाकों में जाके ऑपरेट करें। ये कभी रूरल इलाकों में जाके इन्होंने ऑपरेट किया ही नहीं। उसके बाद रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, रेगुलेशन का एक्ट है। जितने भी हमारे देश के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है उनको ये रेगुलेट करता है। लेकिन वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है ना, वो बहुत कमजोर है। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसको अमेंड करिए, उसको और स्ट्रांग करिए, उसको और पोटेंट बनाइए। आप प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर कुछ और रेगुलेशंस लगाइए, और प्राइवेट सेक्टर ये जो रेगुलेटर्स हैं इनके आप ऊपर कंडीशंस लगाइए कि भैया आप गांव में भी जाके अपने क्लिनिक्स को खोलिए। बैंकों में होता है ना, बैंकों में क्या बोला गया है कि भैया आपको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर्स में पैसा आपको इतना घुमाना ही पड़ेगा। कुछ उस तरीके का हेल्थ सेक्टर में भी होना चाहिए कि अपनी हॉस्पिटल की कुछ ब्रांचेस तो आपको सबर्बन इलाके और रूरल इलाके में खोलनी ही पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस तो तब आएगा जब आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली फैला हो। अभी के लिए वो मेजर सिटीज में कंसंट्रेटेड है। फिर यहां पे बात की जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने क्या बोला कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाया जाएगा, वो भी यूजर्स की मदद से, आधार इनेबल्ड होगा। उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स रही उस पर्टिकुलर पर्सन को, और उसने जिस जिस डॉक्टर को दिखाया, जो जो मेडिकेशन दिखाई, वो सब वहां पे आ जाएगा। अब अगर इस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है तो एक बहुत सॉलिड लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। लेकिन कहीं इस लीगल डॉक्यूमेंटेशन को करने के चक्कर में आप कॉस्ट ना बढ़ा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस में क्या है दोस्तों, यूएस में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन यूएस में कई बार ये आवाज उठाई गई कि इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के चलते बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कॉस्ट बढ़ी है लोगों की जेब पे। कुछ इस तरीके का इंडिया में ना हो जाए, ये सब बातें यहां पे करने की कोशिश की गई है। और ये बोला गया है कि जितना बड़ा आप रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा आप हेल्थ केयर सेक्टर को रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो आपके रिफॉर्म को रोकने की कोशिश करेंगे। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी ताकतवर है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहते नहीं रिफॉर्म हो। इनके ऊपर अगर आप कंडीशंस इंपोज कर दोगे ना कि आप रूरल इलाके में जाके ऑपरेट करो, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे उनका पैसा नहीं बनेगा।
ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो सरकार को एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। अब सरकार किस हद तक इस अप्रोच को लेके आएगी, किस हद तक वो मेडिकल फैटर्निटी पंगा लेगी, क्योंकि जो मेन मेडिकल फैटर्निटी है वो भाई प्राइवेट सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में सरकारी डॉक्टर्स काम करते हैं और सरकारी डॉक्टर्स वैसे भी बहुत इरिटेटेड रहते हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाके देखिए दोस्तों, लाइनें लगी होती हैं, लंबी लाइनें 100-100 मीटर की। मतलब हॉस्पिटल के गेट से लाइन शुरू होगी और वो डॉक्टर के केबिन तक पहुंचेगी, और जो अंदर डॉक्टर बैठा है उसको घेर के लोग खड़े होते हैं। और उस डॉक्टर को तनख्वाह क्या मिल रही होती है? वही डॉक्टर शाम को जाके अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बैठ जाए, उससे 10 गुना कमा लेगा, उससे आधे से कम पेशेंट्स देख के। तो वो डॉक्टर क्या करेगा? एक सेकंड के लिए सोचिए। हर आदमी यही सोचेगा कि यार मैंने ठेका उठाया क्या दुनिया का? तो यहां पे सरकार को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं। बैक एंड फोर्थ, पाकिस्तान मस्ट फुलफिल इट्स FATF ऑब्लिगेशन बाय एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। पाकिस्तान के ऊपर यहां पे आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान से बोला जा रहा है कि भैया टेररिज्म को टैकल करो। पाकिस्तान ने कोशिश भी की, बट पाकिस्तान की एक अप्रोच है, भैया एक स्टेप हम आगे जाएंगे फिर हम पीछे आ जाएंगे। इनका जो स्टेट अपरेटस है उसमें इस हद तक टेररिज्म घुस चुका है कि इन टेररिस्ट को ये डेजिग्नेट करना नहीं चाहते किसी भी तरीके से। अभी FATF की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में। पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर है, तो इन्होंने भैया स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर निकाला और बोला कि दाऊद इब्राहिम और जो लश्कर तैयबा के जकी रुखरखवान लखवी और 85 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को हम लोग इनके खिलाफ कुछ सैंक्शंस लगा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमिटी है ना, इन्होंने इनके अगेंस्ट में कुछ रेजोल्यूशंस पास कर रखे हैं। तो उन रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन टेररिस्ट के ऊपर कुछ ट्रैवल बैन, कुछ फाइनेंशियल बैंस, इनके अकाउंट को सीज करना, इस तरीके की बातों को करने की बात की जा रही है। यहां पे ये चीज बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था। दाऊद इब्राहिम के ऊपर इल्जाम क्या है? 1993 की मुंबई बम ब्लास्ट इन्होंने करवाए। ब्लैक फ्राइडे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, के मेनन है उसमें, आप देखिए जाके, अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। वहां पूरा दिखाया गया है कि कैसे इन ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, अब यहां पे पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को जो अपनी डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग्स हैं उनको करना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आईसिल और अल कैदा सैंक्शंस कमेटी के हिसाब से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत से रेजोल्यूशंस है इस पे, 1267, 1989, 2253। अब पाकिस्तान में की जो लोकल डोमेस्टिक लिस्टिंग है, जो कि होती है पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म एक्ट के हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर एक एंटी टेररिज्म एक्ट है जिसके थ्रू नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाई गई। इस नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अंदर आपको टेररिस्ट को लेके आना है। आप देखोगे जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेट किया मई 2019 में और इनको नाकटा लिस्ट ऑफ पाकिस्तान में जोड़ा गया। लेकिन जकीर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम, इन दोनों को नाकटा में जोड़ा नहीं गया। तो यहां से पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स पता करते हैं। मतलब कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए जब प्रेशर आया अमेरिका और बाकी कंट्रीज की तरफ से, तो उनको आपने अपनी नाकटा लिस्ट में शामिल कर लिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम और लखवी आपकी नाकटा लिस्ट में शामिल ही नहीं है। कुल मिला के इन सारे टेररिस्ट के अगेंस्ट में पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत लिप सर्विस दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि अक्टूबर के FATF में जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगने की बात करी जा रही है, कैसे तैसे करके वो उसको अवॉइड कर दे। ओके, अभी के लिए हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन में डाला गया है उसको, अभी के लिए उसको इंक्रीज्ड मॉनेटरी लिस्ट में डाला गया है, ग्रे लिस्ट में। यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के एक्शंस इनएप्रोप्रिएट हैं तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, यानी हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन लिस्ट में डाला जा सकता है, उसके ऊपर और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अभी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे, पता नहीं। ये जो काम अभी पाकिस्तान ने किया, इसके थ्रू पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बस एक लिप सर्विस दी है कि हाँ भाई हम टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। एक्चुअली में ऑन ग्राउंड कुछ भी हुआ है नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है पीपल्स पार्टीज रिजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड आर अ मस्ट फॉर J&K। भैया सैटरडे को जो 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर के, उसके कुछ लीडर्स मिले। उन्होंने बोला कि भाई हम गुपकर डिक्लेरेशन को मानेंगे। गुपकर डिक्लेरेशन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा करिए। गुपकर डिक्लेरेशन के बाद यह बोला गया कि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सेंटर ने जो यूनिलैटरली मूव लिया है और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बदल दिया है, इसको हम फिर से स्टेटहुड देने की कोशिश करेंगे।
सारे जितने भी मेन लीडर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर को, उनको जेल में डाल दिया गया। कम्युनिकेशन पे कर्फ्स लगाए गए, गैदरिंग्स पे कर्फ्स लगाए गए, प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया गया, मिलिटेंसी बढ़ी। बट चूंकि आर्मी वहां पे खड़ी है, अब देश की आर्मी वहां पे खड़ी है, देश की आर्मी मिलिटेंसी तो आने देगी नहीं। यहाँ पे जो लीडर्स वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर की कश्मीर स्ट्रेटजी है फेल हो चुकी है, इनकी कश्मीर स्ट्रेटजी में कोई भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ये जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है इसको कश्मीर के लोग सपोर्ट करते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हमको बहुत लंबे समय तक जेल में बंद कर देंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरीके की बातें आ रही हैं। फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कश्मीर की मेन पार्टी है, पीडीपी पार्टी, इस पीडीपी पार्टी से कुछ लीडर्स ने अपने आप को तोड़ के इलेक्शंस को लड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रो स्टैंस दिखाया। वो लीडर्स के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट हमारे पास है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लीडर्स। फिर ये लोग सेंट्रलाइज्ड बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो सेंट्रलाइज्ड बीजेपी है यूनिटरी नेशनलिज्म को फॉलो कर रही है। ये सरकारी ये जो रीजनल एस्पिरेशंस उनको सुन नहीं रही है। यहाँ पे नागा इशू के बारे में बात की गई है। आपको पता है ना, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मूविया से बात चली सरकार की, उस इशू को भी इन्होंने यहाँ पे कोट किया है। कुल मिला के बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को रिवोक किया है, ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अगेंस्ट है और हम जेएंडके का स्टेटहुड वापस लेके आएंगे। अब लगता तो नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके रहते रहते जेएंडके का स्टेटहुड वापस आ जाए। कल की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती है और वो जेएंडके के स्टेटहुड को वापस देती है तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देश की जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता है वो यही चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड उसका हटाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये सही है। मैक्सिमम जनता यही चाहती है। तो अब ये चीज रिवोक हो पाए इसके चांसेस ना के बराबर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द चैलेंज ऑफ कैचिंग एल्यूसिव टैक्स पेयर्स। ये आर्टिकल मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों। इस आर्टिकल को लिखा है आपका अरुण कुमार जी ने। कैसे शुरुआत की है यहाँ पे, वेरियस फॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर द इयर्स बट नन ऑफ देम हैज वर्कड। देखिए इंडिया का टैक्स कलेक्शन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ओके, नेशनल इनकम गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है। एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है तो लोगों की कमाई गिर रही है। जब लोगों की कमाई गिर रही है तो लोग टैक्स दे नहीं पाएंगे, तो टैक्स सरकार के पास कम आएगा। फिर भाई बिजनेसेस भी बंद हो गए। जब आपके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी, सरकार के पास टैक्स नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, बैलून हो रहा है। सरकार का खर्चा बढ़ रहा है और सरकार की इनकम घट रही है, तो ऑब्वियसली बात क्या बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, मैंने शुरुआत में आपको बताया। ओके, 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा थी, 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ पे एक ऑप्शन ये बचता है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट करने की कोशिश करो। अभी आप टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की बात करोगे तो आप किससे करोगे, बिजनेसमैन से करोगे। हमारे देश में जो अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत सारे इनकम टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने सिस्टम को फेसलेस किया है, पेनलेस किया है, सीमलेस किया है। एक इनकम टैक्स एसएससी अपने घर बैठे बैठे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है, उसके हिसाब से टैक्स भर सकता है। उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है टैक्स भरने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने बताया अपनी एक स्पीच में कि 2018-19 के डाटा के हिसाब से देश की 135 करोड़ की आबादी में से केवल 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। केवल 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। अभी 2018-19 के लिए डाटा है, तो 2019-20 के लॉकडाउन के कंसीडर करते हुए, चूंकि मार्च में ही ये लॉकडाउन लग गया था, हालांकि कोविड का इफेक्ट थोड़ा पहले से आने लगा था और इकोनॉमी की हालत भी ओवरऑल अच्छी थी नहीं, तो उसके चलते आप बोल सकते हो कि ये जो 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स भर रहे हैं इस बार भी इतने ही रहने वाले हैं। और हो सकता है कि 2020-21 में जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो और कम हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आया है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं। जो टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन टैक्स देने वाले लोगों की संख्या घट रही है। ये ट्रेंड बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको अपनी 5 लाख रुपए तक की इनकम को डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। अगर आपके 5 लाख से कम की इनकम है, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो आप ऑब्वियसली बात है टैक्स फाइल करोगे, तो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले लोग घट रहे हैं। आप देखिए 2013-12-13 का जब डाटा रिलीज हुआ और ये 2012-13 का डाटा 2016 में रिलीज हुआ, तो ये बोला गया कि जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं वो 16 मिलियन थे, यानी 1 करोड़ 60 लाख। अभी 2012-13 में जो इफेक्टिव टैक्स पेयर थे वो 1 करोड़ 60 लाख थे।
और अब आप जाके देखो कि भैया पॉपुलेशन भी बढ़ रही है 2012-13 से, ठीक है, लोगों की कमाइयां भी बढ़ रही हैं, जो नंबर ऑफ रिच पीपल इंडिया में वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स घट के 1.5 करोड़ हो गए यार। तो 2012-13 में जो 1.6 करोड़ थे, वो आपके 2018-19 आते आते 1.5 करोड़ हो गए। तो जब आबादी बढ़ रही है, नंबर ऑफ रिच पीपल बढ़ रहे हैं, तो टैक्स देने वाले लोग कैसे घटने लगे? फिर यहाँ पे एक और स्टैटिस्टिक्स है कि भैया डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो परसेंटेज टर्म्स में निकल के आता है 5.5%। और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ग्लूमी है। हम यहाँ पे दो कैटेगरी की बात की है ऑथर ने, दोज हु फाइल अ टैक्स रिटर्न एंड दोज हु कंप्लीटली एक्सेप्ट द टैक्स नेट। एक वो कैटेगरी है जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दूसरा जो अपनी इनकम को कभी रिपोर्ट ही नहीं करते, पूरी तरीके से टैक्स नेट से वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, अभी देखिए दोनों में कुछ गड़बड़े हैं। एक जो कमा रहे हैं पर अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे जो कमा रहे हैं अपनी इनकम को रिपोर्ट कर रहे हैं बट पूरी इनकम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो पहली वाली कैटेगरी थी, अगर ये अपनी पूरी इनकम रिपोर्ट करते होते तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता। दूसरी वाली ये जो टाइप है, इसने तो अपनी इनकम ही डिक्लेयर नहीं की। अगर इन दोनों लोगों की जितनी कमाई है उस हिसाब से अगर टैक्स आने लगे तो जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए, if those who were outside the tax net had come into the tax net and started filing their returns, there would have been a rise both in the tax to GDP ratio and the number of tax payers। कुल मिला के यही बात की कि इस दो कैटेगरी के लोगों को, जो पहले वाले जो टैक्स फाइल कर रहे हैं उनसे पूरी इनकम डिक्लेयर कराओ, दूसरे वाले जो टैक्स फाइल ही नहीं कर रहे हैं उनको टैक्स ब्रैकेट में लेके आओ। 2016 की रिपोर्ट से देखते हैं भैया, टॉप 10% ऑफ द इंडियंस ने 55% देश की दौलत कमाई। अब यहां समझिए दोस्तों, टॉप 10% ऑफ द इंडियंस ने 55% दौलत कमाई। अगर ये 55% ऑफ द दौलत पे प्रॉपर तरीके से टैक्स भरते हैं ये टॉप 10% ऑफ द इंडियंस, तो इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकल के आता है 18%। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अभी है कितना, 5.5%। अभी है 5.5% और करंट डाटा के हिसाब से होना चाहिए 18%। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्स दे ही नहीं रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एक तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ठीक है, दूसरा कुछ लोग अपनी इनकम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तीसरा हमारे देश में ब्लैक इनकम जनरेशन है। तो ये ब्लैक इनकम के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो उस पर टैक्स कैसे लोगे? तो कुल मिलाकर ऑथर यहां पे कहने की ये कोशिश कर रहा है कि सरकार ने बहुत तरीके से हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। वो बढ़ना भी चाहिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, बट वो बढ़ रहा नहीं है। सरकार ने क्या क्या किया? तो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया, आप सबने सुना है। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई थी इस पे। उसके बाद मॉरिशस के साथ टैक्स ट्रीटी को रीनिगोशिएट किया गया ताकि वो इंडियंस जो अपना पैसा बाहर जाके पार्क कर देते हैं उस पैसे की कुछ पता चल सके, स्विट्जरलैंड के बैंकों में कितना पैसा बचा है ये पता कर सके। जब सरकार ने ज्यादा बंबू दिया तो ये सुनने में आ रहा है कि जो 23,000 नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, 2014 से लेकर 2019 में जो 23,000 सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग थे वो देश छोड़ के बाहर चले गए। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2019 में फ्रांस गए रफाल फाइटर जेट लेने, तो वहां पे डसाल्ट एविएशन के सीईओ ने बोला कि इंडिया को अपनी बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स के दम पे डराना नहीं चाहिए। मतलब आप सोचिए कि इन टैक्स पेयर्स की कितनी तगड़ी पहुंच है कि भैया फ्रांस में डसॉल्ट एविएशन का सीईओ बोल रहा है राजनाथ सिंह जी को कि भैया आप अपने देश में काम करने वाले बिजनेसमैन पे ज्यादा टैक्स मत लगाइए। तो अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल पे चीजें यहां पे हो रही हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि टैक्स वसूला जाए, बट सामने वाला टैक्स देना नहीं चाहता। ठीक है, पहले वो जो सामने वाला पर्सन था वो इनकम टैक्स ऑफिशियल के साथ कुछ घपला अपला करके अपने टैक्सेस को बचा लेता था, थोड़े बहुत पैसे वैसे देके। तो सरकार को समझ में आया कि ना हम इन टैक्स पेयर से भरोसा कर सकते हैं, ना हम अपने इनकम टैक्स ऑफिशियल से भरोसा कर सकते हैं। तो सरकार भरोसा किस पे कर सकती है? कंप्यूटर पे। तो टैक्स असेसमेंट को ऑनलाइन कर दिया, असेसमेंट को सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, फेसलेस कर दिया, सीमलेस कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी है ये समझ में आ रहा है कि ये टैक्स देना नहीं चाहती। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इस प्रॉब्लम को रिफॉर्म करने की कोशिश करी गई है। फिर कई सरकार के काम करने के तरीके पे भी थोड़े सवाल उठाए गए। जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अंडरस्टाफ्ड है, वहां पे ज्यादा लोग हैं नहीं, एम्प्लॉयज की कमी है। फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं
ये अपनी इनकम्स को छुपाती हैं। इनकम को छुपाने के लिए वो तगड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, और महीनों तक जिस रिपोर्ट को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनको घंटों में नहीं पकड़ सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करने वाले लोग हैं, इनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि इनके सामने इतना इंसेंटिव हो कि हाँ भाई ये पीछे भाग भाग के लोगों को पकड़े। तो बहुत सारे चैलेंजेस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है ऑथर ने। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें।